पंडित जी, ग्वालियर परंपरा में कई तरह की रचनाएं मशहूर हैं। कई तरह ग्वालियर में तो गायिकाएं थी बहुत सारी जी। और वो ठुमरी टप्पा गाने में क्या बात थी। मेरे पिताजी कहते हैं उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। तो ततैया, मंगोबाई और भैया साहब गणपतराव की माता जी और चुन्ना जी, जिनको बंदे अली खान साहब मांग के ले गए थे महाराज से। पंडित जी, आपकी परंपरा में हाँ, जैसे आप देवघर की बार बार बात कर रहे हैं, अष्टपदियों का गाना होता है। हाँ, होता है, गायन होता है। और है। मेरे कान में पानी आ रहा है आपसे एक अष्टपदी सुनने के लिए। जरूर जरूर। ऐसा है कि मैंने कहा ना आपको, मेरे परदादा जी संस्कृत के विद्वान थे जी, और हद्दू खां के वो बहुत मित्र थे जी। तो हद्दू खां साहब को जरूरत थी ऐसे पदों की जो कि वो देवघर में गाएं। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा कि संस्कृत के ऐसी पद्य रचना है जो कि आप बांध सकते हैं, वो स्वामी जयदेव की अष्टपदियां जी। तो उन्होंने अष्टपदियों का चयन किया और हद्दू खां साहब ने अपने शिष्यों के द्वारा उसकी रचनाएं करवाई। बड़ा ख्याल है, छोटा ख्याल है, ठुमरी नुमा भी है कुछ कंडीशन। ये कैसी गंगा जमुनी तहजीब है जी। तो एक अष्टपदी पंडित जी जरूर सुनाता हूँ। विराग भोपाली में है जी, और ये स्वामी जयदेव की अष्टपदी है जी। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है।
तो इस तरह अष्टपदियों को आप लोग ख्याल के रूप में ख्याल के रूप में उसको पूरा ख्याल जैसा ख्याल होता है, सिर्फ बोल उसके संस्कृत के होते हैं और अष्टपदी होती है जी। मगर अष्टपदी के 8 पूरे पदों को नहीं गा, क्योंकि वो तो फिर काव्य गायन हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो उसमें से कुछ वो उसके जो स्टांजाज है उसकी रचना उसका सिलेक्शन मेरे दादाजी ने किया था और वो हादू खान साहब ने फिर उसको कंपोज करवाया। बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। पंडित जी, आप एक बहुत ही जागरूक संगीतकार रहे हैं जी। आपने स्वयं को बस अपने गायन तक ही सीमित नहीं रखा है जी। संगीत के प्रचार प्रसार के लिए भी आपने कई तरह के काम किए हैं। जी जी जी। कई दशक पूर्व जब दूरदर्शन जी अभी चलना सीख रहा था जी, उस समय आपने दूरदर्शन के लिए एक कार्यक्रम बनाया। हाँ जी जी, प्रभावती जी। आज की युवा पीढ़ी आपके इस काम से अपरिचित है, थोड़ा सा उसके विषय में बताएं। मैं बताता हूँ आपको वो अनुभव कैसा रहा और क्यों बनाया आपने। रेडियो से एक प्रोग्राम चलता था संगीत शिक्षा हर हफ्ते और उसको रिपीट होता था वेंसडे को। ये कब की बात है पंडित जी? ये 60s की बात जी। रेडियो में आधी घंटे का प्रोग्राम चलता था, उसके 6 या 7 हजार श्रोता लोग थे रजिस्टर्ड। तो वो उसकी जो स्वरलिपि, बंदिशों की जो स्वरलिपि है वो उस समय के सारंग या इंडियन लिसनर में छपती थी, उसकी लिसनिंग बहुत थी। तो वो प्रोग्राम हम चलाते थे। अच्छा, उसको भी आप लोग करते थे? हाँ, वो हम ही तो चलाते थे। अच्छा। और फिर उसके बच्चे आते थे, वो उसको छोटा ख्याल की तरह वही प्रोग्राम फिर रिपीट हमने किया दूरदर्शन में जी, प्रभाती। तो वो प्रभाती 15 मिनट का प्रोग्राम था। और पहले तो शास्त्रीय संगीत दूरदर्शन के लोग समझते थे कि शास्त्रीय संगीत तो रेडियो का माध्यम है, भी दूरदर्शन का माध्यम नहीं है जी। तो जब शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो आंखें बंद करके सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर कॉन्फ्रेंस में क्यों होती है भाई, कॉन्फ्रेंसों में से आंखें बंद करके नहीं। तो उन्होंने बड़े, हमारे एक साथी थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू करवाया। अब शुरू में यह चाहा कि 7-8 सीरियल निकालेंगे, मगर हमारा प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ और मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में कहा कि आप समझते हैं कि शास्त्रीय संगीत कोई हुआ नहीं है। शास्त्रीय संगीत हर कोई समझ सकता है, यदि वो अच्छा संगीत सुने तो कम से कम वो उसको एंजॉय कर सकता है और बाद में वो तो उसका भक्त हो जाएगा जी। और ये क्या हुआ नहीं है, उसको सुनो। तो आप मिठाई खाए बगैर आप कैसे कह सकते हो कि मिठाई बुरी है? यही एक समस्या है पंडित जी कि लोग सुनते नहीं है और मान लेते हैं कि ये हमारी समझ में फिर नहीं वो आएगा। बड़ा पॉपुलर हुआ, उसको स्पॉन्सर भी हो गया प्रोग्राम वो, और मैंने 50 उसके सीरियल निकाले। अच्छा, 50 जो 8-10 सीरियल निकालने के बाद थे वो 50 सीरियल चलते थे। उस कार्यक्रम का नाम क्या था पंडित जी? प्रभाती। अच्छा, और उसमें आप क्या दिखाते थे? मैं पहले तो संगीत के बारे में जानकारी देता था जी। वो मगर जानकारी यानी बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, उसको बिल्कुल डाइल्यूट करके जी, उसको डाइल्यूट करके उसको जो साधारण लोग समझ सके तो वो जानकारी देता था। बाद में एक छोटा ख्याल प्रस्तुत करता था और वही राग एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था, कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी साथ में होता था, वो वही राग वो बजाता था। इस प्रकार से ये प्रोग्राम चलता था और ये यहाँ तक हो गया कि लोग बाग मुझे जानने लगे कि आप तो राग के ऊपर बोलते हैं। राग के ऊपर बोलते थे लोग बाग, मतलब वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो गया था। तो ऐसा प्रोग्राम चलना चाहिए भी। शास्त्रीय संगीत कोई हवा नहीं है, जो सुनेगा वो उसको एंजॉय करेगा। सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है, बिना कान तैयार करने पड़े जी। जो कान तैयार हो जाए तो फिर आप उसका ऐसा आनंद लेंगे। इसमें ऐसा आनंद है जो कि और कहीं नहीं है, इतना आनंद है गहराई में जी। पंडित जी, आपने गुरु शिष्य परंपरा का दौर देखा है जी, उसी में आप प्रशिक्षित भी हुए हैं जी। लंबे समय तक आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे हैं। थोड़ा सा दोनों प्रणालियां जो हैं शिक्षा की, गुरु शिष्य परंपरा और संस्थागत शिक्षा परंपरा जी, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है और क्या आप अंतर देख रहे हैं? थोड़ा सा इस विषय में। ऐसा गुरु शिष्य परंपरा तो गाना सीखना, गाना बजाना सीखना है तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा और गुरु से शिक्षा दीक्षा नहीं होगी जी। और ये जो विद्यालय प्रणाली है ये इसलिए जरूरी हो गई है कि पहले जमाने में तो आम लोग जो सुनते थे संगीत वो संगीत के भक्त होते थे जी। और आजकल ऐसा नहीं है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है।
तो ये जो संस्था का शिक्षा है, इसकी भी जरूरी बहुत हो गई है आजकल। ये जरूरी चलना चाहिए, क्यों इससे संगीत शिक्षकों की भी ये होती, क्योंकि उस्ताद लोग तो संस्था में संगीत सिखाने जा नहीं सकते जी, तो उनकी भी एक जरूरत पूरी होती है और बच्चे तैयार होते हैं। उसमें से कुछ जो बच्चे समझते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आकर अपना संगीत जारी रखते हैं। पंडित जी, आप भी लगभग वही बात कह रहे हैं जो बात दूसरे लोग कहते हैं कि इन संस्थाओं से अच्छे कलाकार नहीं निकल पाते। ये तो बहुत पुराना आरोप है इन संस्थाओं पे, और आप भी करीब करीब वही बात कह रहे हैं। नहीं, इसमें से कलाकार निकलना बहुत मुश्किल बात है ना। उनको इतनी तालीम नहीं है, उनका इतना अनुभव नहीं है। ये तो उनको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही आना पड़ेगा, तभी संभव होगा। क्यों पंडित जी? वही एल.के. पंडित जी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में सिखाते हैं जरूर तो शिष्य नहीं तैयार होता है, और वही एल.के. पंडित जी जब अपने घर में सिखाते हैं तो तैयार होता है। ये क्या अंतर है? क्या अंतर हो जाता है? दूसरी बात ऐसी है कि वहाँ का कोर्सेज जो है ना जी, वहाँ वर्टिकल कोर्सेज है। मैक्सिमम राग होते हैं 15-20 राग जी, और यहाँ हमारे घर में सीखेगा तो उसके 1 या 2 राग होगा, सालों तक वही राग चलेगा। नहीं उसी राग में, लेकिन बंदिशें तो आप बता रहे हैं नहीं, ना वो कि तो बहुत बंदिशें सारी तो होती होगी, मगर वहाँ तो कोर्सेज का मतलब है ना 15-20 राग 1 साल में होना। और उसकी परीक्षाओं पे दूसरे क्लास में गया तो वो राग अलग हो गए, उसका अभ्यास नहीं होता। और यहाँ भी बंदिशें सिखाए थे, एक बंदिशें सिखाएंगे आपको कॉलेज में, आपको इसको 10 बंदिशें तो सिखाएंगे नहीं। तो वहाँ का और यहाँ के शिक्षण में मूलभूत अंतर है। सचमुच ये नीति का ही प्रश्न है या नियत का भी प्रश्न है? नहीं, नियत का काम नहीं करते, फिर वो बच्चे फेल हो जाएंगे ना, वो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। उनसे वो कहेगा वो राग सुना भाई, वो मुझे तो एक ही राग आता है, तो उन्होंने कहा फिर आप तो इसी क्लास में रहे, पास नहीं हो सकता। पंडित जी खुले दिल से एक बात बताइए। हाँ, आपके दादाजी ने भी ग्वालियर में शंकर संगीत विद्यालय शुरू किया। हाँ, ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भी लाहौर में शुरू किया बिल्कुल। और इन संस्थाओं से कलाकार निकले। लाहौर से पंडित विनायक राव पटवर्धन, कलाकार निकले, बहुत सारे कलाकार निकले। तो और ग्वालियर में भी कलाकार निकले, मगर वो शिक्षण प्रणाली अलग। आपकी उसमें स्कूल में तो पंडित भीमसेन जोशी जी भी गए थे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ जी कि वहाँ की शिक्षा दीक्षा अलग थी भैया, या इसकी नई शिक्षा दीक्षा थी। वहाँ की सुबह शाम स्कूल लगता था, हर गुरुवार को हाजिरी देनी पड़ती थी, और वहाँ के जो विद्यार्थी थे वो गाना सीखने के लिए आते थे जी, परीक्षा देने के लिए नहीं। और आज का जो ध्येय है वो परीक्षा देना है। परीक्षा देना है तो आपको 20 राग तैयार करने पड़ेंगे, और फिर वो भूल कर अगले साल जो है वो दूसरे 20 राग तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ ऐसा नहीं था। तो यहाँ के उसमें मूलभूत अंतर है। आप जैसे लोग रह के भी इस ना हम क्या कर सकते हैं? जब व्यवस्था वैसी हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनको रास्ता दिखा सकते हैं, बेटा ये ऐसा मत करो, ऐसा लगाओ, स्वर ऐसा लगाओ, ऐसी तरह से अभ्यास करो, ये बता सकते हैं। अब मतलब हम उनको बता ही सकते हैं, वो उनको करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये गुरु शिष्य परंपरा में बाध्य होकर करवाते हैं गुरु कि बेटा अभ्यास करो, पिटाई होगी, उन्हें गाना नहीं सिखाऊंगा। यहाँ तो अलग मापदंड है ना, यहाँ के वो मापदंड वहां नहीं चलेंगे। वहाँ टीचर के भी नौकरी के खतरे रहता है। कोई शिकायत कर देगा तो मुश्किल हो जाएगी टीचर को। पंडित जी, अभी जब आपके पिताजी की और दादाजी की बातें चल रही थी तो मुझे एक घटना याद आ रही है जी। कहते थे कि उनके साथ जो सारंगी बजाने के लिए जाते थे जी, वो लोग अपनी टोपी और पगड़ी बड़े अच्छे ढंग से सेट करके जाते थे क्योंकि जब तक सारंगी वादक की टोपी नहीं गिर जाती थी तब तक उनकी ताने खत्म नहीं होती थी। ऐसा है कि मेरे पिताजी की गायन अत्यंत क्लिष्ट मगर इम्प्रेसिव इफेक्टिव गाना था उनका जी। तो वो गायकी की संगत करते करते कुछ लोगों का ऐसा हो जाता था। अब ये भरतपुर का वाकया, उस्ताद बंधु खान साहब सारंगी पढ़ते, अब उनके साथ संगत करते करते लड़को था और उसमें जाते जाते उनकी पकड़ी गिर गई तो लोग हंसने लग गए। तो उन्होंने कहा हंसते क्या हो? अरे मैं ही हूं जो इनकी संगत कर रहा हूं, ऐसी मैं तो इतना बजा भी रहा हूं और कोई और भी न बजा पाए।
क्योंकि मेरे पिताजी के साथ चाहे जो भी हो, चाहे सरंगी वादक हो या तबला वादक हो या तानपुरा वादक हो जी, उन सबको होश संभाल के बैठना पड़ता था। एक झपकी लगी, गया, आप काम गया। क्या बात है। ये इस तरह की उनकी साधना थी। ये था भाई, क्या करें। कुछ और बताएं पंडित जी अपने दादाजी के विषय में, अपने पिताजी के विषय में। बड़े महान लोग थे और क्या बात। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके युग में जन्मे हैं हम लोग। हाँ। तो उनकी गायकी के विषय में थोड़ा कुछ बताएं ना। उनकी गायकी तो बड़ी क्लिष्ट गायकी थी भाई, और दूसरी बात क्लिष्ट होने के बाद भी इफेक्टिव थी जी। वो उन्होंने जितने प्रोग्राम दिए हैं शायद किसी गायक ने दिए हों। वो एक दिन में 3-3 प्रोग्राम देते थे। बम्बई में मैंने देखा पंडित रामनारायण जी उनके साथ, और नारायण राय इंदौरकर जी उनके साथ। तब हम प्रोग्राम देते जाने, सुबह प्रोग्राम, दोपहर में प्रोग्राम और रात को प्रोग्राम। और मेरे जो ज्येष्ठ शागिर्द हैं वो ये कहते हैं कि पंडित जी हमें सोने नहीं देते हफ्ते हफ्ते भर, क्योंकि सोने से गले में खराश आ जाती है। क्या बात है। तो प्रोग्राम ऐसे होते थे कि हफ्ते हफ्ते भर, रात भर प्रोग्राम। पहले जमाने में कैसे होते थे कि रात को 9 बजे शुरू हुआ तो सुबह 3-4 बजे तक। जी जी। पहले ये प्रोग्राम होते थे, एक गवैया और इतना लंबा समय, एक ब्रेक होता था 1 बजे। तो वो जो उनकी जो मतलब गायकी थी और जो समय था, वो समय अब शायद कभी नहीं आएगा। उस गायकी की कुछ झलक अभी आपसे हम देख सकते हैं कि अब दिखाया मैंने अभी आपको। कुछ और पंडित जी, और क्या चाहते हैं आप? जो आप सुनाना चाहें। नहीं, मैं तो बहुत सारे कुछ सुनने की इच्छा। आप जो चीज चाहें वो सुना सकता हूं मैं। अब जो है टप्पा सुनाता हूं आपको। ठीक है। एक टप्पा आपने खुद भी बनाई है। हाँ, मैंने टप्पे कुछ टप्पों की रचना की है, मगर मेरे शब्द मेरे नहीं है। मैं कवि नहीं हूँ। है। मैं कवि नहीं हूँ जी। मैं उनको स्वरबद्ध किया है। पंडित जी टप्पा सुनेंगे आपसे, लेकिन आप थोड़ा ये भी मुझे बताइए कि आपकी परंपरा में टप्पा के अनेक प्रकार मिलते हैं जी। उनका थोड़ा सा नाम भी आप बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। जरूर जरूर। कि कितने प्रकार के टप्पा हैं, फिर आपका टप्पा सुनते हैं। टप्पा यानी ग्वालियर में तो टप्पे का बड़ा क्या कहते हैं प्रचलन रहा, और टप्पा हर अंदाज में आपको टप्पा दिखेगा जी। क्या ख्यालनुमा टप्पा हो जी। ख्यालनुमा यानी बड़ा ख्याल जैसा, उसमें टप्पे का पुट है जी। बाद में टप्पा है, टप तराना है, टप ठुमरी है, टप ठुमरी है, ठुमरी में भी टप्पे का अंश आ जाता है। जी जी। तो ये जो टप्पा है, ये ग्वालियर में ये जो टप्पे के जो प्रवर्तक थे शौरी मियाँ, वो हमारी परंपरा से, गुलाम रसूल के बेटे थे वो, और उसी परंपरा से हम लोग हैं। तो वो टप्पा तो हमारे यहाँ गाया जाता है, बड़ी चाव से गाते हैं। बल्कि श्लोकों में टप्पा है, श्लोक जो शादी के मुहूर्त में टप्पा, उसमें टप्पे की जमजमे उसमें आते हैं। तो मैं आपको टप्पा सुनाता हूँ एक काफी में जी। इसमें शब्द रचना किसी और की है, मैंने सिर्फ संरचना की है। संगीत आपका है जी। टप्पे का मिजाज ही अलग है जी। टपना ने उछलना कूदना, और टप्पा गाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका व्यवहार करना उसमें, क्योंकि शुरू करके भी सम पे आना, उसकी जो ताल है वो पंजाबी ताल है, इसमें झोल है। तो झोल के बाद जो सम आता है वो एकदम ऐसा लगता है कि कोई बंदूक चल गई। इसकी ताने भी अलग हैं। जी जी। ना ना यार मैनू तलब देगा यार जी जी जी। क्या बात है। सब कैसी आई देखिए जी। यार मैनू तलब देगा वाह।
कैसे समाई देखिए। जी जी, जैसे कंप्यूटर में कोई योजना होती है कहीं के कहीं, वो जो टप्पे के लिए कहते हैं टपकना, तो सम उसी तरह से आ रही है अचानक। यार रोशन चांदनू दे दे दबाया या मिया गल्ला कितिया मैनू यार यार जी जी। पंडित जी, थोड़ी बात हम लोग करते हैं राग रस और भाव की बात करते हैं। जी जी जी। इसके विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हाँ, हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि एक राग का एक निश्चित स्वरूप होता है। जी जी जी। कुछ लोग मानते हैं कि राग तो स्वच्छ निर्मल जल की तरह है, उसमें जैसी बंदिशें होती हैं वैसे उसका स्वरूप उभरता है। आप क्या मानते हैं? ऐसा है जी। हर एक राग में अलग अलग तरह की अलग अलग भाव की बंदिशें हैं जी। हर एक राग में। जी। चाहे आप दरबारी लीजिए या जोगिया लीजिए, हर एक राग में ऐसी बंदिशें हैं। तो जिस तरह से आप खाना खाते हैं, जी जी, खाना खाते हैं, तो क्या आप एक ही रस का सेवन करते हैं क्या? नहीं नहीं, अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। जी। तो वैसे ही राग में हम राग प्रस्तुत करते हैं भाई, हम भाव नहीं प्रस्तुत करते। भाव तो अपने आप पैदा होते हैं। ऐसा है जी हमारे कला के मुख्य 3 पक्ष हैं जी। स्ट्रक्चरल, डेकोरेटिव और एक्सप्रेशनल। ये कला के 3 मुख्य पक्ष हैं जी। ये तीनों पक्ष आपको इन बंदिशों में, शांत साधारण के बंदिशों में मिलेंगे। और उसी तरह से गायक लोग गाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल तो स्ट्रक्चर ऐसे इतना बड़ा अच्छा बनाया, तो आज भी बंदिशें वो ताज़ी हैं और डेकोरेटिव भी हैं। और एक्सप्रेशनल तो एक कलाकार के ऊपर है वो किस तरह से करता है। तो जब गाने में गमक, मीन और बहलावा हो तो भाव अपने आप पैदा होंगे। अब एक भाव पर आप जो निश्चित रहेंगे तो फिर आप आगे गायकी के अंग कैसे बनेंगे? भी तान कैसे आएगी, बोलतान कैसे आएगी, लयकारी कैसी होगी? तो ये तो अंग है ना गायकी के। जी। तो गायकी के अंग प्रस्तुत करने में आप एक भाव पर चल के नहीं गा सकते, या तो फिर आप उसको इस तरह से गाइए। अब दरबारी में मुबारकबादियां, ये बंदिश है ना, प्रसिद्ध बंदिश है। जी जी जी। दुनिया के सारे आर्टिस्ट लोग गाते हैं। जी जी। और बहुत सारी बंदिशें ऐसी हैं कि जो अब अलग अलग तरह के भाव, अलग अलग भाव की बहुत सारी बंदिश है। दरबारी में तो बहुत सारी बंदिश है। दरबारी में क्या, मालकोंस में, हर एक राग में ऐसी बंदिश है। पंडित जी, आप ग्वालियर से हैं। जी। ग्वालियर का नाम जेहन में आते ही भैया साहब गणपत राव की याद ताजी हो जाती है। क्या बात है। बहुत बड़े ठुमरी गायक, बहुत बड़े हारमोनियम वादक। वाह वाह। पंडित जी, एक ठुमरी आपसे उनकी सुन सकते हैं क्या? भैया साहब की ठुमरियां बहुत हैं और उन्होंने बहुत, वो कलाकारों के साथ ही रहते थे जी। मगर वो उनका ग्वालियर से प्रेम, उनकी रिकॉर्ड्स गोहलजान की मैंने देखे तो म्यूजिक कंपोज बाय भैया साहब ऑफ ग्वालियर, उसमें लिखा हुआ भैया साहब गणपत राव। संगीत के पीछे वो दीवाने थे। वो उनका मैंने गाने का वर्णन भी सुना है। वो हमारे जो ज्येष्ठ शागिर्द थे बलुआ जोशी जी, और तो वो कहते थे कि भैया साहब मैंने 2 तंबूरे, प्यारा साहब और कोई उनके शागिर्द होते थे और खुद वो हारमोनियम बजाते थे। तो एक एक ठुमरी को वो ख्याल की तरह से उसका विस्तार करते थे और आधे पौन घंटा एक ठुमरी गाते थे। उसमें लोग आत्मविभोर हो जाते थे। तो पंडित जी, एक ठुमरी उन्होंने जब ग्वालियर के जो महाराजा माधवराव सिंधिया जी, वो जब विलायत गए थे इलाज करवाने, तो उन्होंने उनके ऊपर एक ठुमरी बनाई थी पीलू में जी। तो वो ठुमरी में प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है पंडित जी। दीपचंद जी ताल में है 14 मात्रा के।
क्या बात है। विदेश गए, क्या बात है। श्याम विदेश गए रे मनो वाह। भेख लिए जोगन भेख लिए गए रे मनो सैया विदेश गए। लिख लिख पदिया भेजू सिया कैसा जोगल गए रे मनो क्या बात है। पंडित एल.के. पंडित जी, आज आप आकाशवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आए और हमसे आपने ढेरों बातें की, ज्ञान दिया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और आपके साथ तबले पर उस्ताद अख्तर हसन और सारंगी पर उस्ताद मुराद अली, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। बहुत मुझे अच्छा लगा धन्यवाद आपके साथ बातें कर रहे हो।